हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं मसरूर अख्तर। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं 22 तारीख से। बिल्कुल बहुत ही लास्ट आवर बचे हुए हैं, कुछ ही घंटे इसमें बचे हुए हैं। एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हर एस्पिरेंट, हर कैंडिडेट को चाहिए कि वो 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करके आए, अटेम्प्ट भी करे और अटेंड भी करे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने कोई सवाल मान लीजिए गलत अटेम्प्ट किया है या सही अटेम्प्ट कर लिया है, इन केस कि आपने उस सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ है और आगे चल के जब आंसर की आती है तो पता यह लगता है कि वो क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। तो अब ड्रॉप होने की स्थिति में जिन बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया है सही या गलत, उन सभी बच्चों को नंबर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमारा यहाँ पे अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि 150 के क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे क्वेश्चन सही आते हों। हो सकता है 150 में आपको 130 या 135 या 140 क्वेश्चन आपने कर दिए, लेकिन 10 सवाल में आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो। ठीक है, और चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या काम यहाँ पे करना चाहिए। कुछ लोग इसको गेस वर्क कहते हैं, एक स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गेस वर्क कहते हैं, एजुकेटेड गेस कहते हैं, कुछ लोग हिंदी में इसको तुक्का कहते हैं। लेकिन चूंकि हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हमें तुक्का भी लगाना है, अगर हमें गेस वर्क करना है तो वो गेस वर्क कैसे होना चाहिए। अपनी क्लासेस में मैं रेगुलर इस पर चर्चा करता रहता हूं कि किस तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एज ए रिमाइंडर आपको बता दूं किस तरीके से हम गेस वर्क करते हैं इस तरीके के एग्जाम में, जैसा कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। तो इसमें कुछ तरीके हैं, 1 बाय 1 मैं उनको बताता भी जाऊंगा और उनसे रिलेटेड एक सवाल भी करवाऊंगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि इस सवाल को किस तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देख रहे हो, सबसे पहले जो मैं मोस्टली आपसे बताता हूं कि हमें एक सबसे अच्छा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट हम किसको करेंगे, जो गलत जवाब होगा। अब हमें मान लीजिए ये सवाल हमें पता नहीं है कि इस सवाल को हम कैसे करें, क्योंकि ये सवाल हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हो सकता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए अगर यह कहा जाए कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में यह कह रहा है, करेक्ट आंसर को चुनिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं कि ये लाफिंग गैस है, हंसने वाली है। अब एलिमिनेशन आप क्या करोगे कि ये एक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। एक बात मैं और बता दूं, ऐसे सवालों को करने के लिए आपके पास बेसिक जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है और फिर तुक्का लगाने आ गए तो आप सही लगा सकते हो। एक केस हो सकता है कि सही भी हो जाए, लेकिन तुक्का अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपने बेसिक को अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो तुक्का लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, N2O एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो अब यहां पे E क्या कर दिया आपने, एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नहीं होता है। तो E यहां पे भी है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। E यहां पे भी है, ये पूरा एलिमिनेट हो गया। E यहां पे भी है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो सही जवाब आपको यहां पे इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। एक अगर हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन तो गलत है या ये नहीं होगा, तो अब जहां जहां ये दिखेगा आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। गेस वर्क करने का एक मेथड ये भी होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें सारे ही सवालों में ऐसा काम करना चाहिए कि एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होता है बजाय एक ट्रेडिशनल मेथड लेके चलने के। तो एक काम आप कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का। दूसरा काम होता है, यह मैं आपको हमेशा रिमाइंड करता चलता हूं कि जो एक्सट्रीम वर्ड है, इनको तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम वर्ड वाला गलत होता है। जैसे ऑल, एवरी, एंटायर, ऑलवेज, नेवर, ओनली, सोलेली, एक्सक्लूसिवली, नन, नोबडी। ये जो अगर किसी सवाल में ऐसे शब्द दिख जाए तो आप ये समझिए कि ये गलत होंगे, मोस्टली चांस है इनके गलत होने का। जैसे एग्जांपल दे दीजिए, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम पेस। ऑल क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहां पे लग रहा है कि सभी बच्चे सेम पेस, सेम स्पीड, सेम गति से पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी गति अलग अलग होती है। तो ये ऑल क्या हो गया, आपने कॉमन सेंस से यूज किया, तो ऑल यहां पे ये गलत कर रहा है। अगर नेवर होता, अगर नोबडी होता, अगर सोलेली होता, तो भी ये गलत हो जाता।
ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट जनरली हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये काम आप करेंगे तो एक आसानी आपको हो जाएगी कि अगर जहां एक्सट्रीम वर्ड आ रहा है तो उस एक्सट्रीम वर्ड वाले सवाल को थोड़ा गौर से देखिए, हो सकता है आप अगले सेकंड इसका सही जवाब पा जाए। तो तुक्का लगाने का, गेस वर्क करने का दूसरा तरीका यह होता है कि हम एक्सट्रीम वर्ड को हटा दें, खत्म कर दें। दूसरा, ऑल ऑफ द अबव, इस पे ट्रस्ट करिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वहां पे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है या इसी की तरह है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही गेम प्ले करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सवाल में ऑल ऑफ द अबव है तो चांस ये बन रहा है कि यही वाला ऑप्शन सही हो। जैसे ये सवाल देखिए, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैंपलिंग एरर। अगर आप सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं तो सैंपलिंग एरर पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सैंपलिंग, इट इंक्रीजेस द सैंपलिंग एरर, ठीक है, इट रिड्यूसेस द सैंपलिंग एरर, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द सैंपलिंग एरर। सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो सवाल बन रहे हैं, हालांकि यहां पे इंक्रीजिंग द सैंपल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट, अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं यहां पे, हालांकि ये गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। अगर आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो सैंपलिंग एरर इसका कम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा है, लेकिन कुछ समय पे आपको यह भी केस देखने को मिलता है कि ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है लेकिन यह सही नहीं होगा, यह भी ध्यान में रखना है। लेकिन मोस्टली आप फेवर कर सकते हैं इसका। ठीक है, अगला तुक्का, लुक एट द मोस्ट डिटेल्ड आंसर, जो आप लोग हमेशा करते हैं। मोस्ट डिटेल्ड आंसर जैसे द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग आर ओपिनिएटिंग। अब सबसे लंबा वाला कौन सा है? सबसे लंबा वाला जवाब ये है और यही इसके लिए सही जवाब भी हो जाएगा। तो मोस्ट डिटेल्ड कौन सा दिया हुआ है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये सवाल, इस तरीके का पैटर्न हम अपने सेशंस में करते भी रहते हैं। आप लोग अक्सर ऐसा कहते हो क्योंकि सर ये लंबा वाला है ऑप्शन तो इसलिए मोस्टली करेक्ट होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और है, कॉमन सेंस, ये सबसे पहले होना चाहिए। एक एस्पिरेंट में, एक कैंडिडेट में जो कि जस्ट पीजी पास आउट है और वो नेट का एग्जाम देने आया और उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, तो ये उसकी कॉमन सेंस के पीछे बहुत बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हो। जैसे इन बुद्धा पीरियड, यानी बौद्ध काल में, विच एजुकेशनल सेंटर वर एस्टेब्लिश अलोंग विद मोनेस्टरी। तो आपको पता है कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये हरियाणा में है और ये इसमें नहीं थी बौद्ध के समय में, यानी बुद्ध पीरियड में ये नहीं थी, इसलिए इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए तो बी जहां जहां जाएगा वहां वहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ये। एक तो आपने एलिमिनेशन यूज किया है बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस यूज करके आपने क्या काम किया? आपने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड है, अगर पॉसिबल, मे इंपैक्ट, समटाइम, कैन इंपैक्ट, ये शब्द अगर दिख रहे हैं तो मोस्टली ये करेक्ट होते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज कैन इंपैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैन इंपैक्ट बोथ डाइवर्सिटी बाय ऑल्टरिंग हैबिटेट्स, बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस अगर आप लगा रहे हैं, अगर आप मतलब निकालना चाह रहे हैं तो भी ये सही होगा, और ये वर्ड दिया हुआ है तो भी ये मोस्टली हम इसको करेक्ट मानते हैं, इसलिए यहां पे सही क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो ये वो मेथड्स हैं जिन मेथड्स का यूज करके हम गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं। अंधा या फिर ब्लाइंड गेस हमें नहीं करना है, हमें एजुकेटेड गेस करना है। अब उस एजुकेटेड गेस को हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 150 के 150 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ठीक है, ताकि जो ड्रॉप की अगर सिचुएशन बने तो हमें 2 नंबर मिल जाए, और ये आपको करना भी है। आपके पास समय काफी रहता है, उस हिसाब से अपने समय को मैनेज कीजिए। ज्यादातर सवाल आप सही करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो बच जाएं उनमें से आप कोई भी मेथड ये वाले में से जो कि मैंने बताया है यूज करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी टिप्स कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो। ठीक है,
और इसी के साथ अगर हम देख लें तो हमारे रन फॉर रैंक मॉक टेस्ट के लिए ओपन है। आप इनको इनरोल करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। दिसंबर के भी बैचेस हमारे लिए लाइव हैं। दूसरा, अगर आप YouTube पर मेरी क्लासेस नहीं मिल रही है आपको, तो आप UGC नेट बाय मसरूर डाल के ये क्लासेस देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेशंस मिले। अभी ये सेशन हमने किया है बहुत जल्द, जिसमें हमने पूरी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की थ्योरी की है। तो अगर आपको थ्योरी चाहिए तो यहां पे वो थ्योरी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, आप इसको जाके, एक बात और है, थ्योरी के साथ ये PDF भी मिल रही है व्हाट्सएप चैनल पे मेरे। थ्योरी के साथ इन सब की PDF भी मिल रही है, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो ये थी आपके लिए एक यूजफुल वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।